नमस्कार बच्चों, स्वामीराज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा दुबे फिर से अपनी जीके की जनरल नॉलेज की क्लास लेके आ गई हूँ बच्चों आपके सामने। और हम लोग पिछली क्लास में मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्लास में भी मौर्य एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास का अभी तक हमारे ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा। मौर्य एम्पायर में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिविजन मैं आपको करवा दूं। हमने स्टार्ट किया मौर्य एम्पायर कैसे बना, ठीक है। मौर्य मगध में सबसे पहले कौन से राजा थे, धनानंद। उसको किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। उनके महामंत्री का नाम क्या था, कौटिल्य विष्णुगुप्त, चाहे चाणक्य भी कह लीजिए। चाणक्य जो थे उनके गुरु भी थे, शुरू से वो चाणक्य के शिष्य भी थे और बाद में वो उनके महामंत्री भी बन गए चाणक्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद को हरा के और मगध पे कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना एम्पायर फैलाते जाते हैं, ठीक है। कैसे फैलाते जाते हैं, कैसे कैसे लड़ते हैं, ये सब पिछली क्लासेस में है, वापस से जाके मेरी क्लास सुनिए। उसके बाद उनके बेटे कौन, उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार क्या करते हैं, बिंदुसार भी उस गद्दी पे बैठते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, राजा पे, अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म। आगे चलते हैं, बिंदुसार बैठ गए गद्दी पे, ओके। अब वो भी अपना राज्य काट फैलाए जा रहे हैं। जितना उनके पिता ने फैलाया तो फैलाया, उन्होंने भी अपनी जमीन, अपनी सीमाएं बढ़ाई, ठीक है। उन्होंने भी खूब युद्ध लड़े, अपने राज्य फैलाए, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के बेटे कौन, बिंदुसार के बड़ा बेटा सुमीर और सबसे छोटा बेटा अशोक। बीच में और भी कई बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों का नाम इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि इतिहास में इन दोनों ने काम किया। आगे चलते हैं, तक्षशिला पे विद्रोह शुरू हो जाता है, किसके खिलाफ, बिंदुसार के खिलाफ, बिंदुसार की राज्य के खिलाफ। उनके बड़े बेटे सुमीर वहां पे उसको दबाने में क्या हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिंदुसार अपने बेटे अशोक को भेजते हैं, सबसे छोटे बेटे को, कि जाओ भाई तुम भी ट्राई मारो, ठीक है। वो भी जाते हैं और वो वहां पे दबा तो देते हैं अशोक, लेकिन कैसे दबाते हैं, बड़ी क्रूरता करते हैं, बहुत ज्यादा मारकाट नरसंहार मचाते हैं। इस कारण लोगों के अंदर अशोक को लेके भय उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एंड में क्या होता है, जब बिंदुसार की मौत होती है, जब बिंदुसार मरते हैं तो कौन राजा बनता है, अशोक राजा बन जाते हैं। अशोक थे तो सबसे छोटे बच्चे, लेकिन वही राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। अशोक कैसे राजगद्दी पे बैठते हैं, वो अपने 99 भाइयों का मर्डर करके, कत्ल करके, तब वो राजगद्दी लेते हैं। क्योंकि हमने पहले बताया था आपको क्लासेस में कि एक राजा की गद्दी उसके बेटे को जाती है, लेकिन कौन से बेटे को, सबसे बड़े बेटे को जाती है। लेकिन अशोक क्या थे, सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए वो क्या करते हैं, मारकाट मचा के ही उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, अपने भाइयों को ही मार के उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अशोक के बारे में अब शुरू करते हैं। अशोक का बारे में हमने कल आपको पढ़ाया था, कल से ही शुरू है अशोक के बारे में। जन्म होता है 304 बीसी पाटलिपुत्र पटना में। 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक मतलब जब उनको गद्दी मिलती है, राज्य मिल जाता है, राज्य हथियार लेते, तो राजा का पहले राज्याभिषेक होता है, तब वो गद्दी पे बैठता है, तो उनका राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में, ठीक है। उनकी माता का नाम होता है सुभद्रांगी, ठीक है। फिर इसके सीधे 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंग को जीत लिया जाता है। अशोक कलिंग पे हमला कर देते हैं और कलिंग को जीत लेते हैं। वहां से शुरू होता है मेन टर्न, किसकी लाइफ में, अशोक के जीवन में, अशोक की लाइफ में मेन टर्न आता है। कैसे आता है कि कलिंग का युद्ध होता तो होता है, लेकिन उसमें बड़ा नरसंहार होता है। उसमें अशोक बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाता है, किसी को नहीं बख्शता है, कोई भी हो सबको मार देता है कलिंग जीतने के लिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। वो बहुत नरसंहार करता है, बहुत लोगों को मारता है, बहुत खून खराबा करता है। कलिंग तो जीत जाता है, लेकिन जब वो जो इतना खून खराबा, नरसंहार, मारकाट मचाया रहता है बच्चों, उससे क्या होता है, उसको देख के बाद में, उसको समझ के उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है, उसका दिल पिघल जाता है, हृदय परिवर्तन होता है और वो कहता है मुझसे अब ये सब नहीं होगा,
मैं अब इतना खून खराबा नहीं कर पाऊंगा, मार काट नहीं कर पाऊंगा, ये सब अब मैं नहीं करूंगा, मैं इससे तौबा कर रहा हूँ। ये सब उसको जो है, अब ये सब उसको गंदा लगने लगता है, खराब लगने लगता है, गलत लगने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, छोड़ देता है, ये मार काट खून खराबा सब छोड़ देता है। राजा तो रहता है लेकिन ये सब छोड़ देता है कि इस तरह से नरसंहार नहीं करेगा, किसी को ऐसे नहीं मारेगा, इस तरह से इतना कत्लेआम नहीं मचाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो वो कौन सा धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म। हमने कहा था आपको, वो बौद्ध धर्म तो अपना लेता है, लेकिन वो इसको अपना राज्य धर्म घोषित नहीं करता है। ठीक है, ये उसका अपना पर्सनल धर्म होता है, अपना धर्म होता है। राज्य धर्म क्या होता है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ये सब बता चुकी हूँ, इसको बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर रही हूँ मैं। राज्य धर्म क्या होता है, जो सबको फॉलो करना होता है, हर जनता को फॉलो करना होता है, जो भी उसका धर्म हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई चीज राज्य धर्म घोषित हो जाती है तो वो आपको फॉलो करना है। तो अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना तो लिया, लेकिन उसको राज्य धर्म नहीं बनाया, मतलब जनता पे अपनी जनता पे थोपा नहीं कि तुमको भी यही फॉलो करना है। वो अपना धर्म, अपना पर्सनल धर्म रखा, वो अपने ही फॉलो करता था, जनता पे नहीं थोपा। लेकिन अगर जनता चाहे तो आगे बढ़ के उस धर्म को अपना सकती। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन किसी पे फोर्सफुली थोपा नहीं, किसी पे चाकू लगा के ये नहीं कहा तुमको यही अपनाना है। समझे आप? तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, यहाँ तक कि उसके बेटा बेटी ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। अब देखिए बच्चों, इतना तो हो गया। ठीक है, इतना हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट वाली लाइन पे हम थे कल। इसको अब मैं रब कर दे रही हूँ, ये पिछली क्लास का हमारा डाटा है। आशा करते हैं आप ये सब डाटा भी लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सब भी लिखना जरूरी है बच्चों। नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम मेरा लेक्चर सुनते रहिए, बार बार लेक्चर भी सुनते रहेंगे तो भी डाटा यहाँ फीड होने लगेगा आपके दिमाग में कॉपी की जगह। और आपके दिमाग में फीड होना ज्यादा जरूरी है कॉपी की जगह। ये पेन लोग जो होती है ना, कैप के साथ इनका ये भी निकल जाता है। खैर चले, हाँ चलते हैं। अभी लास्ट की लाइन सुनिए आप। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद, हृदय परिवर्तन के बाद, मैं अभी जो बोल रही थी, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म में उनके गुरु कौन थे, उनको किसने उस बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, किसने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी बच्चों, तो उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म में उनके गुरु कौन बने, उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त जो थे बौद्ध धर्म में अशोक के गुरु बने और उन्होंने ही उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। आशा करते हैं ये आपको दिख रहा है। बौद्ध धर्म में उनके गुरु कौन बने, उनके गुरु बने उपगुप्त और उन्होंने ही उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। अब आगे चलते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, जैसा कि मैंने बताया अशोक का बौद्ध धर्म उसने राज्य धर्म नहीं घोषित किया था, उसका अपना व्यक्तिगत धर्म था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संमित्रा, इसका नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों इन लोगों का। अशोक के बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम था महेंद्र और अशोक की बेटी का नाम क्या था, तो बेटी का नाम था संमित्रा। ठीक है, बेटे यानी पुत्र का नाम था और ये बेटी है उनकी,
चलिए, अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संमित्रा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इन लोगों ने भी जो है श्रीलंका, इनको भी श्रीलंका भेजा अशोक ने। श्रीलंका जाओ और वहां जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, अशोक के बेटे महेंद्र ने और अशोक की बेटी संमित्रा ने। इनको अशोक ने कहा भेजा, श्रीलंका भेजा, वहां पे ये लोग गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और इनके बेटे बेटी का नाम पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम उपगुप्त था, इनका भी नाम पूछा जाता है, इसलिए नाम याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की घाट पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये लाइन क्या कह रही है? आजीविका संप्रदाय किसका था? जी हाँ, बिंदुसार उनके पिताजी का था। अशोक ने क्या किया? इसके लोगों को, ठीक है, आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए गया के पहाड़ों में बराबर में गुफाएं बनवाई। ठीक है, उन लोगों के लिए रहने के लिए ये काम किया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों का अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अब ये लाइन क्या कह रही है? भारत का पहला ऐसा शासक था। हमने शुरू में जब ये मौर्य एम्पायर शुरू किया तो हमने बताया था ना आपको कि हमें कुछ इनके बारे में कहाँ से पता चला। कुछ साहित्यिक हैं, कुछ अभिलेख हैं जिनमें अशोक के भी अभिलेख हैं, जिससे हमें इसी मौर्य एम्पायर, अशोक के बारे में और बाकी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक पहले राजा थे भारत के जिसने ये अभिलेखों का सहारा लिया। ठीक है, जो अभिलेख से जो है चीजें अपनी जनता में बताते थे, फैलाते थे। ठीक है, तो ये लाइन यही कह रही है कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक यानी राजा था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेख के माध्यम से जनता तक शिलाओं पे अपने संदेश लिखवाता था, अभिलेख लिखवाता था और इससे अपनी जनता को बताता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी बच्चों? भाषा थी अभिलेख की भाषा थी प्रकृति। और कितने इसने लिपियों में लिखवाया था? 4 लिपियों में लिखवाया था। देखिए, हम इसका नाम भी लिख ले रहे हैं, एक साथ ही लिख ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ब्राह्मी लिपि, दूसरी है अरमाइका, ठीक है, तीसरी है ग्रीक। देखो, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप लोग। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी सूचनाएं, अपने मैसेज लोग अपनी जनता तक पहुंचाए। उसकी लिपि कितनी भाषा में? उसकी लिपि कौन सी भाषा में थी? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, कौन कौन सी लिपि थी उसकी? एक तो उसकी थी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद अरमाइका थी और तीसरी थी ग्रीक लिपि। ठीक है, तीसरी थी ग्रीक लिपि, दूसरी थी और एक और थी खरोष्टी लिपि। चौथी क्या थी? 4 लिपियां थी। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक है, फिर से नाम देख लो। भाषा कौन सी यूज हुई थी उस समय? प्राकृति। और कौन कौन सी लिपियों में उसने अपने संदेश लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे? ब्राह्मी लिपि, अरमाइक और ग्रीक लिपि और खरोष्टी लिपि। और अब हम बताएंगे इन लिपियों में लिखा क्या था, क्या संदेश थे। ठीक है, भाषा प्रकृति थी, हमको लगता है आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले ग्रीक की लिपि में था। यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली थी। कहां से मिली थी? अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से। कौन सी लिपि मिली थी? ब्राह्मी लिपि, सबसे पहले वाली। कहां मिली थी? अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से। दूसरी लिपि आपकी
खरोष्टी लिपि, ये वाली लिपि, खरोष्टी लिपि कहाँ से मिली थी? हमें खरोष्टी लिपि मिली थी पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि हमें कहाँ से मिले? पाकिस्तान से मिले। तीसरी लिपि ग्रीक लिपि, ये कहाँ से मिली? ये भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली। ठीक है, अब देखो रुको बच्चों, थोड़ी गड़बड़ हो गई, माफ करना। शुरू से सुनिए, लिपियां कहाँ से मिली। खरोष्टी हमें पाकिस्तान से मिली है, ठीक है। और ये अरमाइका लिपि, ये दूसरे नंबर वाली, खरोष्टी हमें पाकिस्तान से मिली है, अरमाइका हमें अफगानिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से मिली है, और ब्राह्मी लिपि हमें भारत में मिली है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि का लेख हमें भारत में मिला है। उसके बाद ग्रीक लिपि, ये भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। ठीक है, अब फिर से सुन लो, अब दिक्कत नहीं, ये सुनो। ये ब्राह्मी लिपि जो सबसे पहले वाली थी, ये भारत में ही मिली। ठीक है, खरोष्टी लिपि हमें पाकिस्तान में मिली। ठीक है, अरमाइका लिपि, ये वाली अरमाइका लिपि हमें अफगानिस्तान से मिली, और ग्रीक लिपि भी अफगानिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से मिली। फिर से दोहरा रही हूं, फिर से सुनो। ब्राह्मी लिपि, ये अभिलेख हमें भारत में मिला। खरोष्टी लिपि ये पाकिस्तान में मिली। अरमाइका ये अफगानिस्तान से मिली। ग्रीक लिपि ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली। फिर से दोहराऊं, फिर से देखो। ब्राह्मी लिपि भारत में मिली, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान का मैच। ठीक है, ब्राह्मी भारत, खरोष्टी पाकिस्तान। ठीक है, ब्राह्मी लिपि भारत से मिली, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली, आपको याद हो गया होगा। अरमाइका लिपि अफगानिस्तान से, और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से। याद हो गया? हमें लगता है आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है आगे। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये दोनों लिपि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों लिपि बार बार एग्जाम्स में आते, बार बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो खरोष्टी और अरमाई है, ये खरोष्टी और कौन सी? खरोष्टी और ये ग्रीक लिपि। खरोष्टी आप ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार